हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी सर 111 में। आज फिर से एक वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स के संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। चर्चा का विषय आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के तौर पर आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हीं को लेकर के फिर से मैं एक चर्चा करता हूँ। आप उसे समझने का प्रयास करें और उससे संबंधित चीज़ों को इकट्ठा करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि यूक्रेन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन वर्तमान में चल रहा है, तो हाल में ही यात्रा करने वाले आपका माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो इसका आंसर है कि यूक्रेन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। क्या आंसर आएगा? नरेंद्र मोदी। इसका आंसर बनेगा बेटा नरेंद्र मोदी। तो आप इसे तैयार करेंगे। नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा की। यूक्रेन की यात्रा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति आपका वोलोदोमीर आपका जेलेंस्की ने द्विपक्षीय वार्ता की। और आप सब जानते हो, रूस और यूक्रेन एक विवाद लगातार चर्चाओं में भी है, और उस व्यवस्था के बीच में नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं एक मैत्रीपूर्ण समझौता दोनों राष्ट्रों के बीच में बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो एक अच्छी पहल। इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है, 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की के साथ भेंट के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपका साझेदारी के अभिलेखों पर हस्ताक्षर किए गए? कृषि एवं खाद्य उद्योग, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सहायता और सांस्कृतिक सहयोग। तो इसमें कृषि एवं खाद्य उद्योग के बारे में भी चर्चा करी है, चिकित्सा के बारे में भी चर्चा की है, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी विकास पर भी चर्चा की गई है, और सांस्कृतिक सहयोग के बारे में भी चर्चा की गई है। तो इस तरह से इसके सभी आंसर यहाँ पर जो है वो आपका सही होंगे। RHUM-1 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट है। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा मार्टिन समूह के साथ मिलकर विकसित किया गया। इसका प्रक्षेपण एक मोबाइल लॉन्चर से चेन्नई में आपका थिरुविडान डाई से किया गया। और RHUM-1 ने 3 क्यूब उपग्रह तथा 50 पीको उपग्रह को चल लॉन्चर से छोड़ा। तो ये आपका भारत का पहला प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट है। इसीलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक देखा जा रहा है कि RHUM-1 क्या है। तो भारत का यह पहला प्रायोज्य आपका हाइब्रिड रॉकेट है। तमिलनाडु स्थित आपका स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मिलकर के विकसित किया गया है। तो ये पॉइंट जो है आपके इसमें चारों ही राइट हैं। आप इसे अच्छे से समझें। और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट भी पूछ सकता है, भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है? तो RHUM-1। अगला क्वेश्चन है, समाचारों में सुर्खियों में रहा भीष्म क्यूब के बारे में आपका कथन कौन सा सही है? प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन की यात्रा के दौरान 4 आपका भीष्म क्यूब्स यूक्रेन को भेंट किए गए। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री का संक्षिप्त रूप है। में दवाइयाँ शल्यक्रिया उपकरण होते हैं। तो ये जो इस पॉइंट के रूप में इंडिकेट कर रहा है, ये तीनों ही पॉइंट जो भीष्म क्यूब के रूप में है, वो तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं। इसीलिए इसका आंसर सभी तीनों सही उत्तर के इंडिकेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगंतन उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष 2024 की पहली छमाही जनवरी से जून 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार आपका कौन सा देश इसमें था? तो इसका प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। इसमें अमेरिका आंसर आएगा। अमेरिका जो है इसका भागीदार जो देश है वो बनेगा। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार जनवरी जून 2024 में भारत के वस्तुगत आयात सर्वाधिक किस देश से आपका रहे हैं? तो वस्तुगत आयात इंपोर्ट आपका सर्वाधिक आपका किस देश से रहे हैं? चाइना से। तो इसका आंसर सही आएगा चीन। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप इसे भी तैयार रखें। उच्च शिक्षण संस्थानों की शिक्षा मंत्रालय की ताजा इंडिया रैंकिंग 2024 में किस संस्थान को प्रबंधनीय संस्थानों में शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन को इससे पहले भी शायद मैंने इसमें चर्चा की है। तो IIM अहमदाबाद इसका सही आंसर है। IIM अहमदाबाद मैनेजमेंट आपका इंस्टीट्यूट है, इसको आपका शीर्ष रैंकिंग प्रदान है।
सिडबी मुख्यतः किस श्रेणी के लोगों को ऋण प्रदान करता है? तो सिडबी जो है यह आपका एक लघु उद्योग से संबंधित है, किसान, महिलाएं, लघु उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम। तो लघु उद्योग से संबंधित चीजों को इंडिकेट करेगा सिडबी। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष वर्तमान में आपका कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा प्रताप चंद्र सारंगी, दिलीप केकिया, केसी वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल, किशोरीलाल शर्मा, केसी वेणुगोपाल इसका सही आंसर इंडिकेट होगा। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत जीवन बीमा निगम LIC जो है को स्थापना दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है? 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर और 1 अक्टूबर। तो आप सबको मालूम होगा ये 1 सितंबर को हम LIC दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से किन किन हवाई अड्डों को कार्बन फ्री एयरपोर्ट, अच्छा क्वेश्चन है, कार्बन फ्री एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा चुका है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका नई दिल्ली और मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। तो इसका सही उत्तर है केवल एक जो है वो आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक का जो चेयरमैन है वो उसके रूप में आपका कार्यभार अगस्त 2024 में आपका ग्रहण किया है? CS शेट्टी, दिनेश कुमार खाकरा, नवीन चंद्र झा और अजीत कुमार। तो इसका सही आंसर है CS शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी लगभग आपका कितने प्रतिशत की है? 58, 78, 88, 98। 58% की हिस्सेदारी, 58% की जो हिस्सेदारी है वो उनकी बनेगी। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के समूह बीमेस्टक का पहला व्यापारिक शिखर सम्मेलन अगस्त 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? बैंकॉक, कोलंबो, काठमांडू और नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। पहला व्यापारिक आपका शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक, नई दिल्ली। अगस्त 2024 में घोषित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के फिल्म आट्टम को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। यह मूलतः किस भाषा में आपका बनी हुई फिल्म है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसी। मलयालम इसका सही जवाब है, मलयालम। भारत के नीति आयोग की शासी परिषद गवर्निंग काउंसिलिंग की 9वीं बैठक जुलाई 2024 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1971, 2015 और 2022। तो इसका सही उत्तर जो आपका मिलेगा 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 15, इसका ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है और इसमें आपको इंडिकेट कर रखा है कि 15 अगस्त 2024 को मनाए गए, अच्छा बिना ऑप्शन के आपका प्रश्न है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर दिया है उसे भरना है। 15 अगस्त 2024 को मनाए गए 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम इस वर्ष रखी गई थी, क्या रखी गई थी? तो 15 अगस्त 2024 को मनाया गया जो 78वां आपका स्वतंत्रता दिवस था, इस समारोह की थीम इस वर्ष क्या रखी गई? तो इसका आंसर आएगा विकसित भारत। इसकी थीम थी विकसित भारत। तो आपको ध्यान में रखना है विकसित भारत, इसकी थीम आएगी विकसित भारत। तो इसकी थीम रखी गई विकसित भारत। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय विकसित भारत रखा गया था, विकसित भारत रखा गया था। यह विषय भारत सरकार के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 भारत की स्वतंत्रता का शताब्दीय 100 वर्ष के रूप में आपका इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप तैयार रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के 3 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल साइट्स के अंतर्गत जोड़ा गया है। जोड़े जाने के बाद देश में अब कुल कितने रामसर्स आपका साइट्स हैं, रामसर्स स्थल हैं? तो इसका सही जवाब आएगा 85। टोटल कितने हो गए? 85। तो 80 जो है रामसर स्थल के रूप में जोड़े गए हैं। हाल ही में तमिलनाडु के नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु का नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तथा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को भारत के रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। मध्य प्रदेश के 1 और आपका तमिलनाडु के 2, नंजरायण पक्षी और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का तवा जलाशय रामसर स्थलों में की सूची में जोड़ा गया। 3 नए रामसर स्थलों के जुड़ जाने के बाद अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 हो चुकी है। गौरतलब है रामसर कन्वेंशन 1971 में 1971 में अस्तित्व में आया था, जो कि एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके
संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। तो पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। टोटल संख्या 85, तमिलनाडु में 2, मध्य प्रदेश में 1, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में मुल्ला पेरियार बांध विवाद में एक बार पुनः खबरों में रहा। यह बांध किस नदी पर है? तो मुल्ला पेरियार बांध है तो सीधी सी बात है पेरियार नदी पर होगा। कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी, पेरियार नदी पर है ये। तो इसका सही जवाब है आपका पेरियार नदी। मुल्ला पेरियार बांध केरल में पेरियार नदी जो है पेरियार नदी पर स्थित है। हालांकि इसका स्वामित्व और संचालन अधिकतर तमिलनाडु के पास है। गौरतलब है कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1895 में निर्मित इस बांध को पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी से पानी को तमिलनाडु के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ऐसे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहते हैं परीक्षाओं के लिए। तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया गया उसका सही जवाब आएगा 23 अगस्त। 23 अगस्त को मनाया गया। 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद 23 अगस्त 2023 को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया, जो भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं को का प्रतीक के रूप में काम करेगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत के सार्वजनिक कला को, अब कला को बढ़ावा देना है, भारत में सार्वजनिक कला को बढ़ावा देने के लिए परियोजना आपका परी की शुरुआत की गई? तो भारत में कला को आपका विकसित करना है तो यह आ जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा, संस्कृत मंत्रालय द्वारा, आपका सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, इसका सही जवाब आएगा। तो परियोजना पारी का उद्देश्य सार्वजनिक कला के माध्यम से संवाद और चिंतन को प्रोत्साहन करना है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समकालीन विषयों के साथ जोड़ती है। हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? सेंट मार्टिन आपका जो द्वीप है, सेंट मार्टिन द्वीप किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो एक आएगा आपका बांग्लादेश, एक आएगा बांग्लादेश और यह आएगा म्यांमार, आपका म्यांमार। तो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर आपका स्थित है सेंट मार्टिन द्वीप, तो इसको ध्यान में रखेंगे। हाल ही में बांग्लादेश के विरोध प्रदर्शन और प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद सेंट मार्टिन द्वीप सुर्खियों में आ गया है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के करीब स्थित है। बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के करीब स्थित है। यह बांग्लादेश के काकस बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से 9 किलोमीटर दूर है। हाल ही में किस दिन विश्व शेर दिवस आपका मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस का संबंध आपका किससे है? तो आप इसे बोलोगे 10 अगस्त से। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। तो यह भी प्रश्न ध्यान में रखिए फैक्ट के रूप में। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। गौरतलब है कि इसकी शुरुआत बिग कैट रेस्क्यू द्वारा की गई थी, जो बड़ी बिल्लियों के लिए समर्पित दुनिया की सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व जैन ईंधन दिवस 10 अगस्त को यही मनाया जाता है। तो 10 अगस्त को यह भी मनाया जाता है विश्व जैन ईंधन दिवस। इसकी शुरुआत आपका किस वर्ष से हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी शुरुआत 1983 से हुई है। यह आपसे कह रहा है कि जैव ईंधन के महत्व को उजागर करने के लिए 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि यह दिन अगस्त 1893 को जर्मन इंजीनियर सर रुडोल्फ डीजल द्वारा मूंगफली के तेल पर इंजन के सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने 11 नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण की मंजूरी दी है? 11 नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी दी है। तो यह देश है आपका चीन ने इसको मंजूरी दी है। हाल ही में चीन ने 5 स्थानों पर 11 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे कुल निवेश लगभग 220 बिलियन युआन अर्थात लगभग $31 बिलियन का होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमने फिर से कुछ महत्वपूर्ण आपके करंट के क्वेश्चनों के साथ इसमें आपका वर्कआउट किया। इसी के साथ साथ परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी का
जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनका जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में आप लोग अच्छे से थोड़ा सा पढ़ करके जाएं। इसी प्रकार से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के का जो मंत्रिमंडल है उसको अच्छे से देख करके जाएं। यहाँ पर से और तिथियों पर स्थित जो आपके व्यवस्थाएं हैं कि कौन सी तिथि को कौन सा दिवस है, मोटा मोटा और क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट जो है, उस पर एक बारीक निगाह मार करके जाएं। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करके ले जाएं। साथ ही साथ में मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को इस बीच देने का काम किया है, आप उसे इकट्ठा करिए और इकट्ठा करके आगामी अपनी जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए लामबंद होकर के तैयारी करिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।